गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का फोर्थ चैप्टर रोग अनुत्पादनीय अध्याय इसका वाचन कर रहे थे। तो सबसे पहले ये श्लोक बोल के हम सेशन का स्टार्टिंग करेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धम आत्रयादिषु पूजिताम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् आयुर्वेद रतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदमृतं सर्वं शिष्येभ्यो य प्रदत्तवान् दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विशक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैः एते समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। नमो नमः। सभी गुरुजनों को प्रणाम करके हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो रोग अनुत्पादनीय चैप्टर जिसमें हमने लास्ट सेशन में एक बहुत ही सुंदर श्लोक पे एंड किया था, वो है दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने ही ये तो संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव। देखो, जब ये श्लोक हम पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिस में आने के बाद, तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है ये पढ़ने के बाद। दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचन ही, मतलब अगर लंघन पाचन से अगर हमने दोषों को जीता है, जो प्रकोपित हुए दोष है उस पर अगर हमने सिर्फ लंघन पाचन चिकित्सा करके विजय प्राप्त किया है, तो कदाचित कुप्यंती आगे जाके कभी ना कभी उनमें फिर से प्रकोप हो सकता है। ये तो संशोधन है शुद्धाम, लेकिन अगर आपने संशोधन करके दोषों का शमन किया है तो न तेषां पुनरुद्भव, तो फिर से दोषों का पुनरुद्भव नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट फिर से हेतु सेवन उतने क्वांटिटी में नहीं करेगा। तो टीका में क्या दिया है? दोषः मतलब वातादयः लंघन पाचने ही जीता प्रकृति पापिता। लंघन पाचन से अगर हमने वातादय दोषों को जीता तो कदाचित मतलब कस्मिन अपि काले कभी ना कभी कुप्यन्ति उनका प्रकोप होगा। ये तो संशोधन है शुद्धाम, लेकिन अगर हमने शोधन करके पंचकर्म करके उनका शोधन किया तो न तेषां पुनरुद्भव उत्थानम न भवति, उनका फिर से उत्थान प्रकोप नहीं होगा। फिर नेक्स्ट श्लोक। यथा क्रमम यथा योगम अतः ऊर्ध्वम प्रयोजेत रसायनानि सिद्धानि वृक्ष योगाश्च कालवित्। तो कालवित् मतलब जो सही काल, एक वैद्य है उसको सही अवस्था सही काल इसका ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने शोधन के बारे में पढ़ा। शोधन के बाद आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि हमें रसायन और वाजीकरण इन दो टाइप के मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि च्यवनप्राश कोई भी उठ के खाता है, कोई भी कंपनी उठ के बनाती है, कोई भी नॉन मेडिकल पर्सन भी उसको बेच रहा है। तो ये एक रसायन मेडिसिन है, च्यवनप्राश ये रसायन मेडिसिन है जिसका प्रयोग हमें बॉडी का शोधन करके जब उसका हम प्रयोग करेंगे तब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। पर अभी हमारे हेतु सेवन दिनचर्या प्रॉपर नहीं है, सब दोष प्रकोप अवस्था में है, और तब हम च्यवनप्राश खाते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ऐसे अभी देखो, दवा है तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे जो वंडर्स हमें मिल सकते हैं वो ये सब फॉलो करते करते नहीं मिलेंगे जब तक हम पूरी तरह से आयुर्वेदिक दिनचर्या ऋतुचर्या प्लस हमारा सदरुत्त और शोधन ये सब जब तक किए बिना हम रसायन वाजीकरण चिकित्सा को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमें पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यथा क्रमम, क्रम से मतलब पहले पेशेंट को शोधन कर लेना है। यथा योगम यथा योग्य, जिस पेशेंट को, अभी कास का पेशेंट है तो उसमें हमें च्यवनप्राश दशमूल हरित की ऐसे, फिर शोथ का पेशेंट है तो दशमूल हरित की चित्रक हरित की। तो ऐसे हर एक व्याधि के हिसाब से एक एक रसायन बताए गए हैं, उस रसायन का हमें यथा योग्य प्रयोग करना है। ऊर्ध्वम प्रयोजित, ऊर्ध्वम मतलब बाद में, शोधन करने के बाद में। रसायनानि सिद्धानि, तो सिद्ध जो रसायन है, रसायन मतलब ऐसे मेडिकेशंस। देखो, तो रसायन के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो रस प्लस आयन इज इक्वल टू रसायन। तो रस मतलब रसादि धातु, रस रक्त मांस मेद अच्छी मज्जा शुक्र, ये जो सप्त धातु है उनका अयन करने वाला, उनका पोषण करने वाला, उनका रिजुविनेशन करने वाला, वो रसायन मेडिकेशंस। एक वो हो गया। और दूसरा जो है कि एक जो बीमारी जब हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो उस व्याधि का पुनरुद्भव नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना, वो भी एक रसायन का टाइप हो गया। सिद्धानी वृक्ष योगाश्च कालवे, तो जब वृक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली शुक्र से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उसके बारे में बात किया गया है। तो अगर आपको शुक्र पे काम करना है तो पहले उसका शोधन अच्छे से होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें वृक्ष योग और रसायन मेडिकेशंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हम चरक चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने कहा है कि आपको रसायन मेडिकेशन यूज करने से पहले शोधन करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको किसी भी दीवार पे, घर के दीवार पे कलरिंग पेंटिंग करना है तो सबसे पहले आपको उसको जो पहले से लगा हुआ कलर उसको निकालना पड़ता है। पूरे दीवार को सीमेंट
का जो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उस पे लाना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर फिर से सीमेंट भर के फिर कलर जो चाहिए वैसा कलर आता है। दूसरा एग्जांपल दिया है कि जैसे कपड़ा है, सफेद कपड़ा, अगर मैले कपड़े पे आप दूसरे कलर्स डालने की कोशिश करोगे तो आपको जो आप कलर्स डाल रहे हो वो एग्जैक्टली मिलेगा नहीं। तो जब तक उसको अच्छे से क्लीन करके व्हाइट कलर पे लाके फिर से उसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें वो कलर अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार रसायन और वृक्ष मेडिकेशंस यूज करने से पहले हमें पेशेंट का शोधन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी टीका देखो, कालविथ मतलब अभी देखो, एक वर्ड है एक्सपर्ट, जैसे एलोपैथी में हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, तो ये सब कैसे एक एक चीज के स्पेशलिस्ट है। तो कालविद मतलब जो काल का विशेषज्ञ है, जो काल का एक्सपर्ट है, जो हर एक काल को हर एक अवस्था को समझता है। अगर मेरे पास पेशेंट आया और मुझे उसमें च्यवनप्राश यूज करना है, तो मुझे समझना चाहिए कि ये सही काल है च्यवनप्राश यूज करने का कि नहीं। पेशेंट में शोधन की आवश्यकता है, या फिर हम डायरेक्ट, अगर पेशेंट अच्छे से लंघन वगैरह करता होगा, सब जो नियम बताए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो करता होगा, तो उस समय भी हम पेशेंट जब जैसे ही आता है हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आजकल जो अच्छे से अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं, तो उनमें हम डायरेक्ट ये सब रसायन मेडिकेशंस का यूज कर सकते हैं। अतः संशोधनात् ऊर्ध्वम, संशोधन ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब बाद में, रसायनानि प्रयोजित, रसायन प्रयोग, रसायन मेडिकेशंस का प्रयोग करना है। काल शब्दों देश काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति नाम उपलक्षणार्थ। तो यहाँ पे जो काल शब्द आया है वो काल से हमें ये सब को भी कंसिडर करना है। देश, कि पेशेंट जो आया है वो किस देश में रहता है। अभी मुंबई जो है ये समुद्र के पास वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश में आते हैं हम लोग। जो डेजर्ट वाले एरिया है वो सब जंगल प्रदेश में आते हैं। तो उस हिसाब से अभी देखो, हम जैसे आंध्र प्रदेश में है तो हमें पेशेंट को लिक्विड चीजें, ग्रेवी वाली सब्जियां, कुकुम्बर वगैरह जो ककड़ी है ये सब, और फ्रूट जूसेस, मिल्क शेक्स, तो ये जिसमें कफ प्रधान है ऐसी चीजें खाने के लिए मना। तो काल शब्द से हमें देश, और दूसरा जो भी हम खाते हैं वो किस देश में उत्पन्न हुआ है, तो वैसे गुणधर्म उसमें रहेंगे। तो ये है औषध देश और शरीर देश, ये दो टाइप से देश का डिवीजन हम कर सकते हैं। बल, पेशेंट का बल कितना है, रोग का बल कितना है, जो हम खाने को देने वाले हैं उसका बल कितना है, सब सब तरह से बल का विचार करना। शरीर मतलब प्रकृति के बारे में, आहार जो खाने वाला है आहार उसके गुण क्या है वो, साथ में पेशेंट को क्या साथ में है क्या साथ में नहीं है। साउथ के जो पेशेंट है उनके लिए इडली सांभर ये सब साथ में है, जो नॉर्थ के पेशेंट्स है उनके लिए राइस साथ में है। तो ये हमें सोच के इसका विचार करके, कालविद का मतलब ये सब हमें भी ध्यान में रखना है। सत्व, पेशेंट का सत्व विल पावर कैसा है। तो सत्व के तीन प्रकार है, प्रवर, अवर, मध्यम। प्रवर मतलब किसी किसी को बीमारी होती है, बड़ी बीमारी हो जाएगी लेकिन फिर भी वो कहेगा कि नहीं सब ठीक है, तो उसका विल पावर अच्छा है। किसी किसी को बहुत छोटी सी बीमारी होती है लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखाएगा जैसे कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है, तो ये अवर सत्व के लोग हैं। प्रकृति नाम उपलक्षणार्थम, तो काल शब्द से इन सबको कंसिडर करना है हमें। नहीं काल मात्रविद रसायन प्रयोगम सम्यक विधा तुम शक्त किम भूतानि रसायनानि सिद्धानि। तो रसायन जो है वो सादे रसायन नहीं, सिद्ध रसायन का हमें प्रयोग करना है। बहुशो दृष्ट प्रत्यानि ब्राह्म वशिष्ठादिनी। तो ब्राह्म रसायन वगैरह जो है रसायन चैप्टर में ये सब मेंशन किया है, तो वहां पे बहुत टाइप के रसायन बताए हैं। तो ये सही अवस्था के हिसाब से, सही डिजीज के हिसाब से हमें हर एक रसायन का यूज करना है। कथम योजयेत इतिहा यथाक्रमम इति, कैसे यूज करना है, यथाक्रम से पहले शोधन करना है उसके बाद हमें रसायन वाजीकरण का यूज करना है। यथाक्रमम मतलब यथा योगम इति अनेन रसायन वाजीकरण उक्तम स्मरयति। तो यथाक्रम से यथा योग्य से हमें रसायन वाजीकरण का स्मरण करना चाहिए। तत्र एषः रसायन क्रम, तो रसायन का क्रम यहाँ पे अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 39 में 11 नंबर के श्लोक में बताया है। हरित की आमलकम सैंधवम नागरम वचाम, हरित की, आमल की, सैंधव, नागर मतलब शुंठ, और वचा, ये सब से शोधन करके उसके बाद हमें रसायन प्रयोग करना चाहिए। इति आरभ्य यावत इतथम संस्कृत संस्कृत कोष्ठस्य रसायनम उपहरेत। तो जो कोष्ठ है उसका शोधन करके फिर उसके बाद हमें, तो इसको रसायन चूर्ण भी कहते हैं। ये सबका कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं हम लोग क्लिनिक में, और किसी पेशेंट में रसायन यूज करना है तो उसके पहले ये कॉम्बिनेशन उसको थोड़े दिन दे के शोधन करके उसके बाद हम रसायन प्रयोग कर सकते हैं। एतद उक्तम भवति यद अपि एवं वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन नावनैहि पंचभी अपि कर्मभिः संस्कृत, तो अध ऊर्ध्व सकल काय
तथापि एषः रासायनिको भुव शरीर संस्कार करणीय। तो अभी शोधन मतलब हम शोधन से ये वमन विरेचन जो पंचकर्म है, वमन विरेचन बस्ती अनुवासन भी यहाँ पे कंसिडर किया है, क्योंकि अष्टांग ने बोला ये सुश्रुत अगर रहते तो वो रक्त मोक्षण का इंक्लूजन करते। और नावन मतलब नस्य, ये पंचकर्म के शोधन होने के बाद भी हमें पेशेंट को ये वाला चूर्ण थोड़े दिन तक देना है। और उसके बाद तथापि ये रासायनिको भूवो शरीर संस्कार कर। सर, हाँ। हेलो। सर एट टाइम्स नावन और गंडुश को एक ही कंसिडर किया है क्या? नहीं, नावन मतलब नस्य का प्रकार है, यह पंचकर्म में आता है। और गंडूश जो है उप पंचकर्म बोल सकते हैं, सब टाइप है वो। ओके सर। हाँ, नावन जो है वो नासा मार्ग से दिया जाता है और गंडूश जो है वो मुख मार्ग से। तो वहां पे दोनों अलग अलग है। सर तो जो बाकी के जो है तांबुल सेवन वगैरह उसको भी हम उपो पंचकर्म में हाँ, गिनते हैं क्या? पंचकर्म बोला जाए तो सिर्फ पांच: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ये सब पंचकर्म ओके है। मतलब प्रॉपर अगर वर्डली डेफिनेशन देखे तो बाकी चीजें भी पंचकर्म में ही आती हैं, लेकिन वो सब टाइप्स सर, है। लेकिन सुश्रुत अनुसार पंचकर्म अलग है और अष्टांग के अनुसार भी अलग है ना? हाँ, तो सुश्रुत ने सिर्फ रक्तमोक्षण को इंक्लूड किया है ना, और वाग्भट और चरक ने बस्ती के दोनों टाइप्स को इंक्लूड किया है, अनुवासन बच्चों और के निरूह। अनुवासन हाँ। अस्थापन बस। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद तस्य तत्पूर्वकत्वात् अतएव संशुद्ध देहो अयम इति कृत्वा तिवृत्तदंती आदीनि विरेचनात्मकम एकदिश्यति उपदिश्यति। तो मतलब फिर उसके बाद संशुद्ध देह होने के बाद हमें रसायन वाजीकरण का यूज करना है। तो फिर से यहाँ पे इन्हें तीव्र दंती आदि जो है ये सब विरेचन, जब हम कल्पस्थान देखेंगे तो उस समय वहां पे 12 चैप्टर्स है, जिसमें पहले जो 6 ड्रग्स है, जो 6 मेडिसिन है वो वोमन के लिए यूज होता है। और बाद के 7 से लेके 12 तक जो मेडिसिन है वो विरेचन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे वही बोला है तीव्रत दंती आदि। तथा वाजीकरणे अपि आह अथ स्निग्ध विशुद्धानां निरूहान स अनुवासनम घृत, तैल, रस, क्षीर, शर्करा, शौद्र संयुतान। तो अगर हमें वाजीकरण का भी यूज करना है तो उसमें हमें अथस्निग्ध विशुद्ध, विशुद्ध मतलब पेशेंट का सम्यक शोधन करने के बाद तो किससे करना है, निरूह से, अनुवासन से। और फिर उसमें घृत, तैल, रस मतलब मांस रस, नॉनवेज का जो सूप रहता है वो सब, क्षीर, दूध, शर्करा, शौद्र संयुतान, इनसे मिलके योगवित योजयत पूर्वम क्षीर मांस रसाशिनम तत्व वाजीकरण योगान इति। तो ये सब वाजीकरण के लिए हमें ये सब पेशेंट को खाने पीने के लिए कहना है। तथा यथा योगम यो यस्य युज्यते धातुम इति अर्थः। यथा इदम रसायनम वात प्रकृतियोः, वात प्रकृतेः योग्यम इदम पित्त प्रकृति इदम श्लेष्म प्रकृति इत्यादि। मतलब हर एक प्रकृति के हिसाब से अलग अलग हमें डाइट प्लान करना पड़ेगा। तथा आयुष्मीन देशे आयुष्मीन काले वा अमुष्मिन वयस्यम अमुष्मिन देहे रसायनम योग्यम इदम इति यथा योग अर्थ। तो अभी हमने देखा कि हर एक पर्सन की, हर एक पुरुषम पुरुषम विक्षम, ऐसा है रहता है, एक श्लोक है, प्रिंसिपल है कि हर एक मनुष्य अलग है। तो हमें उसके देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, वय के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से कौन सा रसायन, कौन सा वाजीकरण यूज करना है, ये एक वैद्य को डिसाइड करना पड़ता है। एवं वृक्ष योगो अपि योज्यम, इसी प्रकार से वृक्ष योग, किसी किसी के लिए अश्वगंधा वृक्ष रहेगा, किसी के लिए शतावरी वृक्ष रहेगा, किसी के लिए मूसली, किसी के लिए कपिकच्छु, किसी के लिए कवच बीज। तो ऐसे एन नंबर ऑफ मेडिकेशन है। पर हर पेशेंट में अभी हम देख रहे हैं कि शिलाजीत 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 सबको ही ले रहा है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। पर शिलाजीत जो है ये उष्ण वीर्य भी है, गोमूत्र गंधी है वो उष्ण है, बाकी जो लोह गंधी वगैरह है वो सब शीत वीर्यक है। तो कौन सा शिलाजीत यूज कर रहे हैं और पेशेंट की प्रकृति क्या है, ये दोनों हमें देख के फिर कौन सा शिलाजीत का यूज करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अत्र च रसायनानि वातातपिकानि योजयेत न कुटी प्रवेशिकानि। तो यहाँ पे जो रसायन का उल्लेख किया है उनने, तो रसायन के भी दो टाइप्स है। एक है वातातपिक रसायन और एक है कुटी प्रावेशिक रसायन। कुटी प्रावेशिक रसायन मतलब जब हम पेशेंट को, पहले के जमाने में क्या होता था, हम किसी रुग्ण को जिसमें कुटी प्रावेशिक रसायन करना है उसको सिटी से थोड़े दूर नदी के पास ऐसे कुटी हट बनाना है,
उसके अंदर पेशेंट को 1 डेढ़ महीने तक उधर ही रखना है, ना ही किसी का संबंध, ना ही नेचर का संबंध, कुछ नहीं। वो कुटी के अंदर रहेगा। तो इसको बोलते हैं कुटी प्रवेश के रसायन, और ये आजकल पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान 1.5 2 महीने, 6 महीने, 1 साल छोड़ के कुटी में नहीं रह सकता। तो इसीलिए कुटी प्रावशिक रसायन वो है, न कुटी प्रावशिक। तो यहाँ पे जो रसायन का उल्लेख आया है वो है वातातपिक। वातातपिक मतलब वायु और आतप मतलब सूर्य, घूमते फिरते जो रसायन का सेवन हम कर सके, उसका रेफरेंस यहाँ पे आया है। स्वस्थ वृत्त अधिकारत्वात् तद विधानस्य, स्वस्थ वृत्त अधिकार में ये चैप्टर है। स्वस्थ वृत्त जब हम देखेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक बताया है, भेषज शपिते पथ्यम आहारे ब्रूहणम क्रमात् साली षष्टिक गोधूम मुद्ग मांस घृतादिभिः हृदय दीपन भैषज्य संयोगात् रुचि पक्तिदैहि स अभ्यंग उद्वर्तन स्नान निरूह स्नेह बस्तिभिः। तो अभी हमने देख लिया कि शोधन कैसे करना है। शोधन के बाद रसायन वाजीकरण का प्रयोग करना है, और शोधन होने के बाद पेशेंट को एक स्पेसिफिक डाइट, जिसको हम संसर्जन क्रम कहते हैं, वो भी देने के लिए कहा गया है। तो इसमें क्या बोला है, भेषज शपीते, जो भेषज से मेडिसिन के यूज से शोधन हो गया जिस पेशेंट का, पथ्यम आहारे ब्रूहणे क्रमात्, उसको पथ्य आहार दे के उसका थोड़ा सा ब्रूहण करना है। क्योंकि जब हम पंचकर्म करते हैं, शोधन करते हैं, तो सब धातुओं को निकालते हैं, कर्षण करते हैं, एक टाइप से लेखन करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, बाद में ब्रूहण करना है। तो ब्रूहण का मतलब हमेशा मोटा करना, फैट बढ़ाना, कफ बढ़ाना ऐसा नहीं होता है। जो एकदम दुबला पतला इंसान है उसमें अगर बहुत ज्यादा ये हो गया तो उसमें भी हम थोड़ा सा ब्रूहण करेंगे, स्निग्ध पदार्थ वगैरह का यूज करेंगे। तो उसके लिए ब्रूहण करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, शाली, शाली चावल, षष्टिक जो 60 दिन पुराना जो रहता है वो, साठी साड़ी, गोधूम, गेहूं, मुद्ग, मांस, घृत आदि भी। रुद्य, रुद्य मतलब जो उसके हृदय को अच्छा लगने वाला, जो रुचि निर्माण करेगा, देख की जिसको खाने की इच्छा होगी, ऐसे रुद्य। लेकिन दीपन, अग्नि दीपन करने वाले, भैषज्यम से मेडिकेशन, संयोगात रुचि पक्तिदेहि, संयोगात ऐसे मेडिकेशन का यूज करके जो उसके खाने में रुचि भी बढ़ाएगा, पक्ति मतलब अग्नि दीपन भी करेगा, ऐसे मेडिकेशन का यूज हमें उसके खाने पीने में करना है। स अभ्यंग, उसके बाद पेशेंट को अभ्यंग करना है, उद्वर्तन करना है, स्नान, निरूह, स्नेह बस्ती भी, तो इन सब का यूज हमें करना है। तो भेषजेन शपिते नरे शोधन कार्शते सती, तो जिस पेशेंट में हमने शोधन किया है, उससे जिसका कर्षण हुआ है, तो उसमें आहार ही भोजन ही ब्रूहणम पथ्यम हितम, तो उसमें हमें भोजन से ब्रूहण करना है। पथ्य मतलब हितकर भोजन देना है, क्रमात् न सहसेव, क्रम से। आज पेशेंट का वमन सब हुआ, वमन विरेचन या बस्ती, कोई भी एक पंचकर्म हुआ और शाम से पूरा खाना रोटी सब्जी दाल चावल, ऐसा नहीं करना है। तो क्रमात्, क्रम से। आज उसको सिर्फ हम चावल का पानी, कल सिर्फ मूंग का पानी, फिर अगले दिन पतली खिचड़ी, उसके बाद थोड़ी गाढ़ी खिचड़ी, कंसिस्टेंसी थोड़ा उसका विस्कोसिटी बढ़ा के ऐसे। तो न सहसे वह एकदम से नहीं करना है, क्रम से जाना है। कही आहार ही इतिहाह, तो किन आहार का प्रयोग करना है इन दिनों में, शाली आदि भी, तो ये जो लिस्ट हमने देखी उनका यूज हम कर सकते हैं। रुद्यानि च तानि दीपनानि भैषज्यानि औषधानि च, तो अभी रुद्य भी बोला है और दीपन भी बोला है, तो ऐसे कौन से मेडिकेशन है देखो यहाँ पे लिख के दिया उन लोगों ने, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो शुंठी का, पिपली का, आर्द्रक का, त्वक, त्वक मतलब दालचीनी, तय ही संयोग ही मिश्रिता, इन सब से, ये सब मेडिकेशन से पेशेंट जो भी खाएगा उसमें ये पाउडर हमें बना के रखना है, पेशेंट को अलग से एक सैशेट में दे देना है। और उसको हम बोलेंगे कि आप इन दिनों में जो भी खाओगे उसके ऊपर ये चाट मसाला जैसे ऊपर से डाल के आपको खाना है। तही संयोगो मिश्रता तस्मात् हृदय दीपन भैषज्य संयोगात रुचि पक्ति ददति, अभिलाषा, तो रुचि मतलब अभिलाषा, खाने की इच्छा बढ़ेगी, अभिलाष पाक उत्पादयन्ति, ये शाल्यादेहि तैहि रुचि पक्ति देहि आहारहि भ्रूणम भेषज शपिते पथ्यम, तो ऐसे जो रुग्ण है, ऐसे जो इंसान है जिसके अंदर हमने भेषज से, पंचकर्म से शोधन किया है, उनमें ब्रूहण के लिए ये सब मेडिकेशन से सिद्ध किया हुआ आहार विहार हमें पेशेंट को देना है। किम भूत ही आ रहे ही स अभ्यंग इत्यादि, तो अभ्यंग वगैरह ये सब पंचकर्म भी हम उन दिनों में कर सकते हैं। सह अभ्यंग आदि भी वर्तन्तः इति स अभ्यंग आदि आहारैः तैः आहारैः अभ्यंग इत्यादि भी इत्यर्थः। स्नेहवस्ति मतलब अनुवासन।
ठीक है, तो पेशेंट को हम ये मेडिकेशंस कॉमन विरेचन के बाद उसके साथ ये थोड़े बहुत छोटे छोटे पंचकर्म हम उनमें करवा सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। तो ये सब करने के बाद फायदा क्या होगा? पेशेंट को हमने अच्छे से पंचकर्म करवाया, उसके बाद उसको रसायन वाजीकरण मेडिकेशंस दिए, उसके बाद उसको पथ्य आहार विहार करवाया। तो इससे फायदा क्या होगा? तथा च लभते शर्म सर्व पावक पाटवम धी वर्ण इंद्रिय वैमल्यम वृषता दीर्घम आयुष्य। तो ये पंचकर्म के फायदे हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। तथा च लभते शर्म, शर्म मतलब सुख प्राप्ति, आरोग्य प्राप्ति। तो पेशेंट को क्या फायदा होगा? लभते मतलब प्राप्त करना, शर्म मतलब सुख प्राप्ति, आरोग्य प्राप्ति। सर्व पावक पाटवम, पावक मतलब कौन बताएगा? पावक का मतलब क्या होता है? पावक किसका पर्याय है? वायु। नहीं। हाँ, अनल। हाँ। अनल अनल। हाँ। अग्नि। नहीं क्या? अग्नि, अग्नि। तो पावक मतलब अग्नि। अग्नि के कितने टाइप्स है? 13। सर 13 टाइप्स है। ठीक है, वो भी है। और एक और मेथड से कितने टाइप्स है अग्नि के? अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर, अग्नि के टाइप। 3 टाइप्स। तीन, कोष्ठ चार। क्रूरो मृदुर। नहीं, वो अग्नि का तैर्भवेद विषमस्तिष्णो मंदश्चाग्नि समय समः। हाँ, दोषों के अकॉर्डिंग। चार हुए ना? यस सर। हाँ, हाँ। 4 4। ठीक है, तो वो विकृत अग्नि के टाइप से, मतलब अग्नि कभी कभी वो, उसमें भी दो टाइप है। कि अगर वात प्रकृति का पेशेंट है तो उसमें विषम अग्नि उसके लिए प्राकृत है। जो पित्त प्रकृति का पेशेंट है उसमें तीक्ष्ण अग्नि उसके लिए प्राकृत है। और कफ के लिए मंद। लेकिन कभी कभी विकृति भी हो जाती है। किसी किसी में जो तीक्ष्ण अग्नि होनी चाहिए उसमें मंद हो जाता है, तो ये विकृत अग्नि है। लेकिन यहाँ पे जो अग्नि की बात कर रहे हैं, सर्व पावक पाटवम। तो ये जो 13 प्रकार के अग्नि बताया आप लोगों ने, कि एक जाठर अग्नि, सप्त धातु अग्नि और पंच महाभूताग्नि, ये सर्व पावक। तो ये जो 13 प्रकार के अग्नि हैं, पंचकर्म करने के बाद पाटवम उनका दीपन हो जाता है। धी वर्ण इंद्रिय वैमल्यम, जो धी मतलब बुद्धि, वर्ण हमारा कॉम्प्लेक्शन, इंद्रिय वैमल्यम इंद्रिय के ऊपर अच्छा कंट्रोल, मन पे शांति आ जाता है, सब शुद्ध हो जाता है। वृषताम दैर्घ्यम आयुष्य, वृषता मतलब उसके ऑटोमेटिकली, देखो वृषता मतलब हर बार रिप्रोडक्शन से लेके इनफर्टिलिटी वगैरह से नहीं होता है, हर एक सेल रीजनरेट होता है। तो ये वृषता मतलब हर एक सेल की कैपेसिटी, रीजनरेशन, रिज्यूनेशन वो सब बढ़ जाता है। दैर्घ्यम आयुष, और आयुष जो है वो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसका अभी टीका देखेंगे पर टाइम खत्म हुआ है, कोशिश करते हैं कितना हो सकता है। तथा तेन प्रकारेण पूर्वम शोधनम ततो ब्रूहणम तथो रसायन प्रयोग इति एव रूपम स शोधन सेवी पुरुष शर्म मतलब स्वास्थ्य लभते। शोधन करने के बाद ये सब अच्छे से किया तो स्वास्थ्य मिलेगा। सर्वते पावकश्च सर्व पावकाः